अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना वायरस की लपेट में है। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 32,674 पर पहुंच चुकी है। 724 अफराद इस वक्त वायरस से हलाक हो चुके हैं और इस तादाद में हर गुजरते दिन के साथ तेजी आ रही है। मगर इन हालात में भी इल्ज़ाम तराशी और बयानबाजी का सिलसिला ख़त्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की कौमी क़यादत इस वक्त सियासत कर रही है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही है। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान कौमी असम्बली इजलास से शुरू होने वाली गर्मा गर्मी में आज मजीद शिद्दत आ गई है। आज सेनेट में खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी सिंध की ठेकेदार ना बने, कराची में हमारी अक्सरियत है, सिंध में भी अपना लोहा मनवाएंगे। पीपल्स पार्टी से अब सुबाइयत की बू आ रही है, जबकि पहले वफाक की खुशबू आती थी। सिंध हमारा है, सिंध हमारा है और इंशाअल्लाह सिंध में हम जाएंगे और सिंध में भी इंशाअल्लाह सियासी तौर पर हम अपना लोहा मनवाएंगे जैसे पंजाब में मनवाया। सिंध का दारुल खिलाफा हमारा है। आज भी सिंध के दारुल खिलाफे पे अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एनक्यूएम हमारी जो हलीफ जमात है उनकी अक्सरियत है। तो हम कराची का आपको ज्यादा दर्द है और हमें दर्द नहीं है, हरगिज़ हमें दर्द है। कराची उतना मेरा है जितना आपका है। आप सिंध के ठेकेदार मत बने, ये पूरा पाकिस्तान है और हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तभी जब मैंने देखा, जब कल मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी, मैंने कहा क्या हो गया पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी एक जमाने में वफाक की अलामत हुआ करती थी और आज जिस पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी वहां आज सुबाइयत की बू आ रही है। खुदारा इस रवैये को बदलिए। महमूद कुरैशी साहब का इल्ज़ामात का जवाब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उनका कहना था कि वफाकी वजीर सिंध में सियासी लोहा मनवाने की बात कर रहे हैं, यह वक्त ऐसा करने का नहीं है। उनका कहना था कि वजीर साहब उस वक्त अपनी जमात में भी इमरान खान या PTI का नहीं, अपने सियासी लोहा मनवाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा माजी में करते थे। ये किस किस्म का बयानिया है कि एक वफाकी वजीर कहे कि मुझसे या मेरे जमात से सिंध की बू आ रही है? क्या मतलब कि आप सिंध में अपना सियासी लोहा मनाएंगे? ये वक्त है सियासी लोहा मनाने के लिए और ये शख्स सियासी लोहा मनाने की बात कर रहा है। अब हमें मजबूर ना करे कि हम वो सारे बातें कौम के सामने लेकर आए कि इस जमात का सियासी लोहा पंजाब में कैसे बना। मुझे तो पता है कि किसने इस वजीर साहब को, जब वो हमारा वजीर साहब था, किसने अप्रोच किया, किसने वजीर आजम बनने का ख्वाब दिखाया और अब भी वही वजीर अपनी जमात में वही खेल खेल रहा है। अभी भी अपना सियासी लोहा इमरान खान का नहीं, PTI का नहीं, वजीर साहब खुद अपना सियासी लोहा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क कोरोना वायरस की लपेट में है। मुल्क की सियासी क़यादत एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही है। ये सारा का सारा मामला उस वक्त हो रहा है जब इजलास बुलाया गया था कोरोना वायरस के लिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, ज़ाहिर है दोनों जमातें आमने सामने आ गई हैं। इजलास बुलाया था अवाम के लिए, कोरोना वायरस पर डिबेट के लिए, एक दूसरे पर आपने भी बड़ी अग्रेसिव तकरीर की। मतलब क्या एज अ स्ट्रेटजी है, जब पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी नज़र आई कि बेहतर है वफाकी हुकूमत या फिर पंजाब या KP हुकूमत की कारकर्दगी से शुरू में कोरोना वायरस के ख़िलाफ़, तो आपकी सिंध की क़यादत उनके खिलाफ बयानात देने लगी। वफाक से कुछ जो खान साहब के करीब समझे जाते हैं लोग वो बयानात देने लगे। अब आपने भी असेंबली में जो तकरीर की वो बड़ी अग्रेसिव तकरीर थी जो कि आपके मिजाज के बरखिलाफ़ है। ये पॉलिसी है वज़ीर आज़म की, लॉकडाउन के खिलाफ भी बात करते हैं, फिर उसके फ़ायदे की भी बात कर देते हैं, फिर कहते हैं जी सब मिलकर फैसला करते हैं, फिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी तहरीक इंसाफ बात करती है। नहीं शाहजेब, हरगिज़ नहीं। देखिए, मैंने तो आप मेरी तकरीर का, पूरी तकरीर का आप अगर आप उसका मतन देखें तो आपको अंदाज़ा होगा हमारा रवैया मुस्बत था। मैंने पहले कहा कि आपके पास तजावीज़ हैं, ज़रूर दीजिए। हर अच्छी तजवीज़ को हम वेलकम करेंगे और इंशाअल्लाह अपनी हिकमत अमली में उसको परोएंगे। अब सवाल ये है कि वो बेवजह सीख पा दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह क्या है? जवानी है, गर्म खून है, ना तजर्बाकारी है, परेशानी है, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन लगता ये है कि मैंने एक आईना दिखाया
शायद उनको बुरा लगा। अब मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा, मैंने तो उनको तारीख़ बता रहा था कि उनकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये खासा रहा है कि वो वफाक की बात करते थे। आज अगर आप इलाकाई बात करेंगे और किसी सूबे की बात करेंगे तो आप वो जो वफाक की खुशबू आया करती थी वो कहीं इलाकाई और किसी सूबाई तासुब की उससे बू ना आए। तो मैंने कहा ये आपकी तारीख़ है, उस तारीख़ का मुताला कीजिए। मैं तो निशानदेही कर रहा था, कोई उन पर तनकीद नहीं कर रहा था। नहीं, मगर शाह साहब ये शुरू से हुआ है। जैसे कोरोना वायरस आया, सिंध हुकूमत की तरफ से एयरपोर्ट पर इंतजामात के हवाले से कहा गया, स्कूल बंद करने के हवाले से कहा गया, तो सारे इकदाम सिंध हुकूमत को पहले करने पड़े। ना वफाक मान रहा था, उनका गिला है, और दूसरे सूबों ने भी बाद में फॉलो किया। फिर आपकी सिंध की क़यादत, फैसले होते हैं, आप कहते हैं कि जी सब मिलकर फैसले करते हैं, सिंध अलग बात क्यों करता है? जब मिलकर फैसले होते हैं तो आपकी सिंध की क़यादत सिंध हुकूमत के खिलाफ ताजिरों के साथ मिलकर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है? वफाक से जो खान साहब के करीब लोग हैं वो क्यों खिलाफ बात कर रहे होते हैं? तो फिर वो दिफा ना करें, अपना नैरेटिव ना दें जब ये सारी बातें हो रही हैं? नहीं, ज़रूर दिफा करें। मैं ज़ाती अटैक्स का कायल न था न हूँ। आज देखें ना, आज मैंने सेनेट में गुफ्तगू की, मैंने कल नेशनल असेंबली में गुफ्तगू की, तो आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ज़ाती अंसर तो उसमें दिखाई दिया। आप देखिए ना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुताला कीजिए, आपको अंदाज़ा होगा कि ज़ातियात पर कौन उभरा। लेकिन मैं उसको बुरा हरगिज़ नहीं मनाऊँगा और मैं इसको दरगुजर करूँगा। मैं आज भी कहूँगा कि सिंध हमारी एक अहम इकाई है और उनकी ज़रूरियात को हम इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। और मैंने अपनी तकरीर में वजाहत से बयान किया कि NDMA ने, वफाक ने क्या क्या इक़दामात उठाए हैं जिससे कि हम सिंध की मदद हमने की है या करने का इरादा है। मैंने जो प्रोटेक्टिव गियर है, जो N95 मास्क हैं, जो दीगर हमने अशिया उनको मुहैया की हैं, उसका मैंने फैक्ट्स एंड फिगर से उनका जवाब दिया। मगर शाह साहब, आपने ये भी कहा कि जिस तरीके से पंजाब में हमने लोहा मनवाया है तहरीक इंसाफ ने, उस तरीके से सिंध में भी मनवाएंगे। पंजाब में कैसे लोहा मनवाया है? एक तो आप लोगों के से ज़्यादा सीटें नून लीग ने जीती थी 2018 के इंतखाबात में, आज़ाद उम्मीदवार आपने मिलाए, उसके बाद इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बना ली। दूसरा, 10 साल जब नून लीग की पंजाब में और पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत थी, कभी हुआ नहीं। पीपल्स पार्टी पर तो तनकीद ये होती थी कि ना ये कोई इनिशिएटिव लेते हैं, ना ही पंजाब हुकूमत को किसी चीज़ में फॉलो करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं करते। ये तो पहली दफ़ा हो रहा है कि पीपल्स पार्टी कोई काम कर रही है और पंजाब हुकूमत, बुज़दार हुकूमत उसको फॉलो करती नज़र आ रही है, और पंजाब में नज़र आ रहा है कि कोई इनिशिएटिव नहीं हो रहा और इकदामात का फुकदान है, कारकर्दगी का फुकदान है, और वो सिर्फ फॉलो ही करते रहे सिंध हुकूमत के एक्शन को। तो ये लोहा कैसे मनवाएंगे? पंजाब में ऐसा क्या कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, ये तो एक राय हो सकती है ना, एक ओपिनियन है और सबको ओपिनियन का हक है। मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने, उनकी कारकर्दगी अच्छी है, और अगर सिंध ने कोई अच्छा कदम उठाया है और अगर हम उसकी तकलीद करते हैं तो आपको खुशी महसूस करनी चाहिए। तो ये तो आपकी कामयाबी है इसमें। और पंजाब ने अगर अच्छे इक़दाम उठाए हैं तो अगर सिंध उसकी तलकीन करता है और उसकी नकल करता है तो अच्छी बात है। खैबर पख्तूनख्वा से अच्छी खबर आती है तो हमें खुशी होनी चाहिए। तो हम तो एक दूसरे से सीखते हैं। ऐसा मगर आपने जब ये कहा कि, और ज़ाहिर वफाक की हुकूमत का ये गिला है कि सारे मिलकर फैसले होते हैं और फिर सिंध हुकूमत उस पर सियासत करती है, जिसको आप कह रहे हैं कि सिंध कार्ड खेलते हैं। मगर जब अगर मिल के फैसले होते हैं, अगर सिंध हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए बकौल आपके, तो फैसले ताजिरों के हवाले से भी, दुकानें खुलने के भी हवाले से भी वफाकी हुकूमत मिल के करती है। मगर आपकी जो तहरीक इंसाफ की यहाँ सिंध क़यादत है वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, और फिर यहाँ तक कहते हैं कि तो कराची के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, ऐसा लॉकडाउन तो होना नहीं चाहिए जैसा हो रहा है। तो जब मिलकर फैसले होते हैं तो वफाक से कुछ लोग और सिंध की आपकी क़यादत क्यों इनके ख़िलाफ़ ये सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है? देखिए, बात ये है, मैंने ये कहा कि NCOC में सूबों की नुमाइंदगी है और सिंध के चीफ सेक्रेटरी उसमें सिंध की नुमाइंदगी फरमाते हैं। NCC के इजलास में सिंध की नुमाइंदगी है और वज़ीर आला सिंध की नुमाइंदगी फरमाते हैं। जब वहाँ तबादला ख्याल के बाद सिफारिशात जो आपस में वो तय करते हैं उस पर हम एक फ़ैसला और हिकमत अमली अपनाते हैं तो वो सिर्फ वफाक की नहीं, वो पूरे मुल्क की हिकमत अमली होती है। हम ये बारहा देख रहे हैं कि जो इजलास में रवैया होता है, इजलास के बाहर जब कैमरे के सामने खड़े होते हैं या आवाम के सामने जाते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो उनका लबो लहजा बदल जाता है।
वो एक होता है ना प्लेइंग टू द गैलरी, वो उस तरफ वो फिर वो महव हो जाते हैं। मेरी ये गुजारिश थी कि जब आपने एक चीज़ पर इत्तफाक कर लिया, आपने उसको कबूल कर लिया, तो फिर उसको खुले दिल से कबूल कीजिए, और जो अंदर कमरे में बैठ के बात करते हैं बाहर भी उसको वही बात दोहराइए। मगर शाह साहब ये सब पर नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो पंजाब में क़यादत है वो तो पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कह रही होती कि नून लीग पंजाब के खिलाफ साजिश कर रही है ताजरों को बंद करके। ये तो तहरीक इंसाफ की सिंध की क़यादत वही काम हालांकि पंजाब हुकूमत कर रही है, मगर सिंध की हुकूमत के बारे में कह रही होती है कि ये ताजरों को बंद करके कार्रवाइयाँ ये साजिश कर रहे हैं कराची के खिलाफ और सिंध के ताजरों के खिलाफ, हालांकि वफाक के साथ एग्रीमेंट होता है और पंजाब भी वही कर रहा होता है। तो जो सियासत आप लोगों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में दूसरी जमातें नहीं कर रही, आप वो सियासत आपकी सिंध की क़यादत पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में क्यों कर रही है? यहां तक कह दिया कि तो इनके नंबर ही ठीक नहीं है मरने वालों के, जिस पर असद उमर साहब को भी कहना पड़ा कि गैर संजीदा बयान दिया आपकी सिंध की क़यादत ने। देखिए, मैं ये कहूँगा, मैं बिल्कुल कहूँगा कि हमें इस पर बड़ी हौसले से बात करनी चाहिए, बुर्दबारी से बात करनी चाहिए, और हमें बिला वजह मकसद है नुक्ताचीनी से हासिल कुछ नहीं होगा। देखिए, सियासत है, सियासत होती है, सियासत में इस किस्म के बातें की जाती हैं, लेकिन इस वक्त सियासत का माहौल नहीं है। इस वक्त ये एक नेशनल इमरजेंसी है और एक नेशनल रिस्पांस की ज़रूरत है। तो बिल्कुल वफाक का भी रवैया ये रहा है, और सिंध की भी जो हमारी क़यादत है इंशाअल्लाह उनका रवैया भी मेरी दरख्वास्त होगी कि उनको जहाँ कमज़ोरी है उसकी निशानदेही ज़रूर करें, लेकिन मुस्बत रहें। ये ज़ाहिर एक मज़बत पैगाम है आपकी तरफ से। मुझे साथ ही बताइएगा कि आपने कुछ ज़ाती बातें बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से की गई, और ये उस ज़माने की हैं जब 2011 में दोबारा एक काबीना बनाई, अपनी काबीना डिज़ोल्व करके यूसुफ गिलानी साहब ने, और उसमें आपके जो हल्फ का मामला आया, उसके बाद पोर्टफोलियो कहा जा रहा था कि आपका बदला जा रहा है, बट जो भी बातें हुई उन्होंने कहा कि आप उस वक्त भी वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, इस वक्त भी जो बातें कर रहे हैं ख़ुद वज़ीर आज़म बनने के लिए कर। पहली बात तो ये है कि कल भी जो बात कह रहे थे उसमें कोई हकीकत नहीं थी, जो उनने बात की है बेमानी थी। बचपना है, मैं क्या जवाब दूं उसका, मैं उसको दरगुजर करूंगा। आज भी जो बात कह रहे हैं, पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ की कब से उनको परेशानी लाहक हो गई। तहरीक इंसाफ के मामलात तहरीक इंसाफ खुद तय कर सकती है। इमरान खान साहब हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं, हम सब का उनकी ज़ात पर मुकम्मल एतमाद है, और वो हमारे वज़ीर आज़म हैं, पार्टी के बानी चेयरमैन भी हैं और मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं। तो उनको बेजा परेशानी लाहक नहीं होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो माजी की बात करते हैं, सुनी सुनाई बातें करते हैं। अब वो तो खेल में थे ही नहीं। मैं तो उनको तब से जानता हूँ जब वो बिल्कुल मतलब के क्या मैं कहूँगा, बचपन से जानता हूँ, इतने से थे जब मैं उनको तब से जानता हूँ। तो उनको बहुत सी चीज़ों का इल्म नहीं, वक्त के साथ साथ तजर्बे के साथ साथ वो सीख जाएंगे। 8-9 साल पहले की ये बात है, और उस वक्त आप जब मुस्ताफ़ी हुए तो ये ज़ाहिर खबरें आई थी कि रेमी डेविस का जो मामला था वो उस वक्त चल रहा था, उसकी शायद आपने पब्लिकली कुछ स्टेटमेंट्स दिए या जो भी मामला हुआ, बाद में ज़ाहिर उसको इम्यूनिटी तो नहीं मिली, वो जो दियत के ज़रिए ही मामला तय पाया। मगर आपको क्या वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री दी जा रही थी? अपनी काबीना डिज़ोल्व की यूसुफ गिलानी साहब ने, आपको वजारत ख़ारजा की बजाय वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री दी जा रही थी। आप पहुँचे, आपको पता चला तो आपने कहा मैं ये वाली मिनिस्ट्री नहीं लूँगा, और उसके बाद भी आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे। ये फरवरी 2011 में हुआ, नवंबर 2011 में जाके आपने पार्टी छोड़ी। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने अज खुद जाकर वहाँ गिलानी साहब को कह दिया था कि मैं अब वजारत का कलमदान नहीं सौंपूँ, मुझे जो आप सौंपना चाहते हैं मैं नहीं लूँगा। आपके इल्म में है, रिकॉर्ड का हिस्सा है कि वहाँ हल्फ बर्दारी में इंतज़ार किया गया, कुछ 30 मिनट की ताख़ीर हुई, मुझे बुलाते रहे, लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैंने वज़ीर नहीं रहना। नंबर एक, उसकी वजूहात थी, अब वक्त नहीं है, कभी मैं फिर आपसे बात कर लूँगा। नंबर दो, मुझे तो ऑफ़र करते रहे, मुझे कोई घर तो नहीं भेज रहे थे, मुझे तो पेट्रोलियम की वजारत दी जा रही थी। पेट्रोलियम की वजारत तो ऐसी वजारत है जिस पे लोगों की रालें टपकती हैं, लेकिन मैंने फ़ैसला किया मैंने नहीं करना। जब उन्होंने ज़ाती हमले शुरू करवाए
और वो तारीख है, वो रिकॉर्ड है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आज भी पुरानी फुटेज आपको दस्तयाब होगी। तो फिर मैंने फैसला किया कि अब यहाँ रहने का कोई अब मकसद नहीं रहा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बुनियादी तौर पर असूली फैसला किया, जिस सीट से मैं इलेक्ट हुआ था, क्योंकि पीपल्स पार्टी की टिकट थी, मैं उससे मुस्तफ़ी होकर घर चला गया। मैं ये नहीं रहा कि वजारत छोड़ के मैं चिपका रहूँ, बैठा रहूँ। पहले मेरा ख्याल था कि नहीं चले, अगर उनको मेरी बात और मेरा फैसला पसंद नहीं आया तो मैं फ्रंट बेंचेस से उठ के बैक बेंचेस में चला जाऊँगा। जब उन्होंने ज़ाती हमले करने शुरू कर दिए तो फिर मैंने कहा कि खलीज इतनी बढ़ चुकी है कि अब यहाँ जी को लगाना का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने उस सीट से इस्तीफ़ा दे दिया और मैं लोगों के पास चला गया, अपने घर चला गया। और मैं शुक्रगुजार हूँ अहलियान मुल्तान का कि जब इस्तीफ़ा दे के मुल्तान गया तो उनने मेरा फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। शाह साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि आपका इंतज़ार किया गया उस वक्त हल्फ में। ज़ाहिर जरदारी साहब खुद भी चाहते थे कि आपको पोर्टफोलियो मिले, आपको फारिग नहीं किया गया था, आपको वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री दी जा रही थी। मगर क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आपको पता नहीं था कि आपसे पोर्टफोलियो लिया जा रहा है? आप हल्फ लेने आए थे, ऐसा नहीं है कि आप पार्टी से इख्तलाफ किसी बात पर हो गया था, आप हल्फ लेने आए, आपको पता चला कि फॉरेन पोर्टफोलियो नहीं मिल रहा फॉरेन मिनिस्ट्री का, तो फिर आप चले गए? नहीं, जब मैं घर से रवाना हुआ तो मेरे इल्म में था। और फिर ये बताइए कि उसी रात फिर मुझे दावत दी गई, मुझे ऐवान सदर बुलाया गया, मुझे खाने पे बुलाया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ, जरदारी साहब ने मुझे दावत दी और उन्होंने मुझे बुलाया और बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी खंदा पेशानी से पेश आए और उन्होंने कहा कि ये तुमने क्या किया, बिल्कुल आओ और आप आके हलफ लो। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, देखिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, आपकी मेहरबानी, ज़रा नवाजी, आप फिर भी इज़्ज़त दे रहे हैं, लेकिन अब मैं वजारत नहीं लूँगा। मगर आपने खुद ने कहा आप घर से निकले, तो हल्फ बर्दारी की तकरीब थी, अगर आपने हल्फ लेना नहीं था तो आप घर से क्यों निकले? घर से निकला उनसे माजरत करने, और जब उनको मिला तो फिर जो उनका वेटिंग रूम है, दीगर वज़रा वहाँ तशरीफ़ फरमा थे, मैं सबसे मिला, मेरे कॉलीग्स थे, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। मैंने उनको कहा कि मैं आप सबको मुबारकबाद देने आया हूँ और बताने आया हूँ कि मैं आपके साथ अब नहीं चल पाऊँगा और मैं वजारत का हलफ ले नहीं आ रहा। मैंने उनको इत्तला कर दी, मैंने बता दिया था उन्हें। उस सब की वजह क्या थी, किस बात पर नाराज़ी हुई, क्यों नहीं लेना चाहते थे आप? वो एक तवील दास्तान है, उसके लिए आपको पूरा एक प्रोग्राम करना होगा। मेरा एक असूली मौक़िफ़ था, उस असूली मौक़िफ़ पर मैंने एक स्टैंड लिया और तारीख़ ने उसको साबित कर दिया। मतलब अमेरिका डिमांड कर रहा था डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के हवाले से, और बाद में जो मामलात हुए उसमें वही दियत और वो सारे के सारे मामलात हुए ना, तो यही इशू था ना, आखिर में रेमंड डेविस चला ही गया। रेमंड डेविस तो चला गया, क्यों गया, कैसे गया, वो भी एक तारीख का हिस्सा है, लेकिन मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। जिस अंदाज में वो गया और जिस अंदाज में वो चीज़ करना चाह रहे थे, वो किसास और दियत का तब वो फैसला नहीं था। वो तो कह रहे थे कि आप इसको एक डिप्लोमेट तस्वुर कर लें, जो कि वो ना था, और उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दे दें, जो बनती नहीं थी। तो वो मैं उनसे कह रहा था कि उसका कोई रास्ता मुनासिब निकाले। मेरी कोई उसमें ज़िद या हट धर्मी नहीं थी, लेकिन जो रास्ता वो अपनाना चाह रहे थे वो दुरुस्त ना था। बाद में अगर चला गया तो मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं था, मैं उस फैसले का हिस्सेदार नहीं था। मतलब आप बिल्कुल नहीं थे हिस्सा, बाद में भी ज़ाहिर है वो फिर दियत के ज़रिए गए ना, वो इम्यूनिटी और वो जो सारे के सारे मामलात थे, और फिर बाद में जाके वो तो नहीं हुआ। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि अब आपकी हुकूमत है, खान साहब ने बड़ी सियासत की सारे के सारे मामले पर, तो अवाम के सामने रखी दें कि कैसे दियत हुई थी, कैसे रेमंड डेविस गया था, वो सारी की सारी चीज़ें ही रख दें। वो जिसने कराई उनसे पूछ लेना, वो सब मौजूद हैं। जिसने कराई वो आपके ज़्यादा करीब हैं, आप उनसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में पूछ के बता सकते हैं। तो किसी दिन एक प्रोग्राम रख ले, बता दूंगा आपको। आज के प्रोग्राम में बता दें, अब आप आए हैं, आज ही बता दें सब। आज तो बहुत कुछ बता दिया, सेनेट में बहुत कुछ बता दिया, कल नेशनल असेंबली में बहुत कुछ बता दिया, ज़रा धीरे धीरे। शहमद कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शहमद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब भी उस वक्त 2011 में जब काबीना डिज़ोल्व हुई, नई काबीना से हल्फ लिया
यूसुफ गिलानी साहब ने, उनके पास भी इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री थी, उन्हें मिनिस्ट्री नहीं मिली थी। हमारे साथ मौजूद है, क्या हो रहा था उस वक्त काबीना में? कायरा साहब बहुत शुक्रिया। इसके अलावा ये जो सिंध कार्ड के हवाले से ज़ाहिर है पंजाब की जो क़यादत है पीपल्स पार्टी की, वो पंजाब में पार्टी को रिवाइव करना चाहती है। सिंध कार्ड कितना उनको बेनिफिट करता है, इस पर भी बात करेंगे। कायरा साहब, क्या हुआ था 2011 में? रेमी डेविस के मामले पर नाराज़ी थी, क्या हुआ था? शाह महमूद कुरैशी साहब की परफॉर्मेंस उस वक्त बतौर वजीर खारजा के यकीनन वो पार्टी के लिए काबिल इत्मीनान नहीं थी, और उस पर उनको वजारत खारजा से हटा के उनको कोई दूसरी वजारत कहा गया, दे देते हैं। लेकिन उस पर उनका इसरार था कि नहीं, मैं वजीर खारजा रहना चाहता हूँ। बज़ाहिर वजह यही थी, लेकिन उनकी वजारत खारजा की परफॉर्मेंस काबिल इत्मीनान नहीं थी। मतलब कारकर्दगी कैसे काबिल इत्मीनान नहीं थी? बाद में भी अगर वो किसी जमात में इलेक्ट होकर आए हैं तो वजीर खारजा ही शाह महमूद कुरैशी साहब बने। सिर्फ रेमी डेविस का मामला था, वो पब्लिकली उन्होंने बयानात दे दिए थे, पार्टी को इत्मीनान नहीं था क्योंकि उनका जो स्टैंड था बाद में उस पर मामला तो सारा का सारा रहा। देखिए, रेमी डेविस का इशू कोई शाह महमूद कुरैशी साहब कोई बहुत बड़े प्रिंसिपल लेके तो खड़े नहीं हो गए थे ना, वो तो एक कौमी इशू था। उस पे पाकिस्तान की हुकूमत का, सूबाई मरकजी इदारों का, एजेंसीज का, सबका इत्तेफाक राय था। वो एक मजबूरी का फैसला था। अब हम उस पे अगर कोई बड़ा हीरो बनना चाहें तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं था। उस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन द पार्लियामेंट, इन द कैबिनेट, वो अपनी जगह मौजूद था। कई लोगों की राय मुख्तलिफ हो सकती है, बहुत सारे इश्यूज पे मेरा इख्तलाफ होता था, दीगर दोस्तों का इख्तलाफ होता था, लेकिन फिर जो पार्लियामान का नहीं, सॉरी, जो कैबिनेट का इज्तिमाई फैसला होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं अपने ओपिनियन के साथ स्टिक कर गया, और ये भी नहीं होता। पार्लियामेंट जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट में आप अपनी राय देते हैं, और जमहूरियत क्या है? जब अक्सरियत की राय आपके खिलाफ है तो आपको अक्सरियत की राय का एहतराम करना होगा। कायरा साहब, साथ में मुझे बताइए जो सिंध कार्ड का मसला है, पहले जाहिर है पंजाब की जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है उनके लिए मसला ये रहा कि पार्टी को पंजाब में रिवाइव कैसे करें। सिंध हुकूमत कारकर्दगी नहीं दिखाती, तो क्या कारकर्दगी हम पंजाब में जाके दिखाएं और बताएं कि हम ये कारकर्दगी दिखा सकते हैं। अब जब कोरोना के मामले पर सिंध हुकूमत की ज़रा तारीफ हुआ कि उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो अब ये इल्ज़ाम लग रहा है कि सिंध कार्ड खेलते हैं। पंजाब में आपके लिए कितना कंसर्निंग है ये बात? कैसे आप पार्टी को रिवाइव करना अगर चाहते हैं, आप पार्टी के कमिटेड कारकुन है, कैसे रिवाइव करेंगे? कभी कारकर्दगी ना दिखाने का इल्ज़ाम और कभी ये इल्ज़ाम कि अब ये सिंध कार्ड खेल रहे हैं। इशाज़ेब, देखिए, पहली गुजारिश यह है कि जिस बात को शाह महमूद साहब ने ये कहा, आप ना उसका बेस देखें। मेरी आर्गुमेंट को छोड़िए, मैं तो कहूंगा उन्होंने गलत कहा, मैं तो उसको अपने तौर पर बहस करूंगा, या वो कहेंगे कि जी मैंने इसलिए कहा। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा जो बिलावल साहब ने बात की, उस बात को उन्होंने खींचा है उस तरफ, और वो उन्होंने क्या कहा? बिलावल साहब ने क्या कहा? नंबर 1, उन्होंने सजेशन दी कि वजीर आजम साहब को पूरे मुल्क का वजीर आजम बनना चाहिए, सिर्फ एक जमात का नहीं। यानी वो अपने जहां जहां उनके वजीर आला हैं उनको तो आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट को आप अपोज कर रहे हैं, एक लफ्ज आपने शाबाशी का उनको नहीं कहा। अच्छा बुरा चले कह देते। दूसरा, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास जो सूबों के पास रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, हमारे डिफेंस, हमारे हेल्थ के बजट इतने नहीं है कि हम अपने रिसोर्सेज से हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के सरबराह को जवाबदेही है, और उसने इस हुकूमत से सवाल करने हैं बतौर मेंबर, वो हाउस में अंदर बैठे हुए हैं। उसके ऊपर शाह महमूद साहब ये कहे, और उन्होंने ये कहा कि सिंध की बात नहीं कर रहा, सारे सूबों का ये आलम है। ये उनकी ये बिलावल साहब का पूरा आर्गुमेंट है। इसको अगर शाह महमूद साहब ये इंटरप्रेट करे कि उन्होंने सिंध का मुकदमा लड़ा, भाई सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां हुकूमत के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। शाहजेब खानजादा भी सवाल कर रहे हैं, बाकी मीडिया भी कर रहा है, शाह महमूद साहब की जमात भी कर रही है, हक है सारों का। और जब उसके जवाब देने होंगे तो पीपल्स पार्टी वो जवाब भी देगी, जो ऑब्स्टिकल और प्रॉब्लम्स होंगे उनको भी डिस्कस करेगी। तो उन्होंने उस आर्गुमेंट के अंदर सिंध की बात की, लेकिन साथ ही कहा कि किसी सूबे के अंदर भी ये कैपेसिटी नहीं है, सबको ये मसाइल दे। ये इससे पहले उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने प्रोग्रामों में कहा। इसको शाह महमूद साहब अगर इस तरह इंटरप्रेट करें तो वो शाह महमूद साहब की कल की तकरीर और शाह महमूद साहब की आज की जो सेनेट के अंदर तकरीर है, ये दोनों तकरीरों को देखें तो शायद जहांगीर तरीन साहब के जाने के बाद कोई कागजात अपने दुरुस्त करने वाली बात लगता है, कोई बेहतर अपने हालात की। अदरवाइज उनकी ये शाह महमूद का मिजाज नहीं है। बहुत शुक्रिया कमरजमा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक और सवाल है कि स्कूल खुलना तो मुश्किल है, मगर क्या बोर्ड एग्जाम्स हो सकते हैं? सिंध हुकूमत ख्वाहिश का इजहार कर रही है कि कम से कम यहाँ गुंजाइश पैदा की जाए कि वफाकी हुकूमत मानेगी, क्योंकि भारत में 12 लाख बच्चों का जो बोर्ड एग्जाम है उसकी अनाउंसमेंट ज़रूर आई है। मामला आप रखेंगे, पूछेंगे वफाकी हुकूमत से एक के बाद।
कल लॉकडाउन में नरमी का पहला दिन था। खुलकर खिलाफवर्जी हुई और आज तवक्को की जा रही थी कि आज ताजिर बिरादरी भी, साथ ही अवाम भी अमल दरामद करेंगे SOPs पर, मगर आज भी ऐसा नहीं हुआ। लॉकडाउन में नरमी के दूसरे दिन भी बाजारें और दुकानें खुली तो सूरत हाल पहले दिन से मुख्तलिफ नज़र नहीं आई। पहले दिन की तरह आज भी बड़े और छोटे बाजारों में खरीदारों का रश रहा, मगर इस दौरान समाजी फासलों का ख्याल नहीं रखा गया। मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल बहुत कम देखने में आया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिलों पर सड़कों पर निकल आई। कई इलाकों में ट्रैफिक जाम रहा। अहम बात यह है कि आज वफाकी वजीर असद उमर ने भी कहा कि हालात देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना खत्म हो गया है। अगर बेहतियाती की गई तो पाबंदियां दोबारा लग सकती हैं। जबकि गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी भी वाज़ेह कर चुके हैं कि जिन ताजिरों ने शराइत पर अमल नहीं किया तो उनकी दुकानें सील कर दी जाएंगी। साथ ही चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर का भी कहना था कि अगर ताजिर एहतियात के तकाजे पूरे नहीं करेंगे तो मार्केट को सील कर दिया जाए। अब आज क्या हुआ, क्या आज की गई पासदारी? देखिए अली इमरान की कराची से रिपोर्ट। लॉकडाउन नरमी के दूसरे रोज भी खुसूसन ईद शॉपिंग के हवाले से मार्केट्स में रश उरूज पर रहा और सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल को हवा में उड़ा दिया गया। शहर की मार्केट्स देखकर महसूस ही नहीं हो रहा कि मुल्क में कोरोना इमरजेंसी है और केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। जी, कारोबार खुलने का आज दूसरा दिन है और जो मार्केट्स की पोजीशन है, कुछ मार्केट्स बहुत क्राउडेड हैं, ख़वातीन बहुत ज़्यादा हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही। कुछ दुकानदारों ने मास्क पहने हुए हैं, लेकिन जो ख़रीदार हैं उनमें से बेशतर ख़रीदार मास्क के बग़ैर दिखाई दे रहे हैं। शहर के कपड़ों की मार्केट्स में बड़ी तादाद में ख़वातीन शॉपिंग के लिए उमड़ आईं, बच्चों को भी साथ लाईं, लेकिन मास्क के हवाले से गैर संजीदगी दिखाई दी। तो मास्क नहीं पहना हुआ आपने? नहीं। अच्छा, तो पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए? आई थिंक नो। बाज़ जगहों पर शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल रही और इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ दिखाई ना दी। मैं लाइट हाउस मार्केट के पास मौजूद हूँ और यहाँ पे सिर्फ ट्रैफिक के दबाव से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी भीड़ और रश इकट्ठा होने का अमल शुरू हो गया है। शॉपिंग सेंटर्स में यहाँ से जो मुत्तसिल हैं, खुसूसन क्योंकि गलियाँ भी तंग हैं, बहुत ज़्यादा रश है। एक अंदाजे के मुताबिक कराची में 70% तक शहरी मास्क नहीं पहन रहे। कमिश्नर कराची की मास्क के बगैर घर से निकलने पर पाबंदी कहीं नहीं दिखाई दे रही। किसी के पास मास्क मौजूद ही नहीं, जबकि दीगर जेब में रखे हुए हैं। दीगर मार्केट के रश से थोड़ा दूर खड़े होकर अपने आप को महफूज समझ रहे हैं। मैं रश से दूर इसलिए खड़ा हूँ, एक बंदा मेरे साथ आया, वो अंदर गया हुआ सामान लेने, वो आएगा तो मैं चले आऊँगा, मैं इसलिए दूर खड़ा हूँ। जेब में पड़ा हुआ है, नमाज पढ़ना था इस वजह से। अभी पहनेंगे आप? हाँ, इंशाल्लाह पहनेंगे। ज़्यादा पहनने से भी ऐसा लगता है कि जैसे सांस बंद हो। ताजिर रहनुमा फासले और सैनिटाइजर्स के लिए ताकीद करते रहे हैं, लेकिन दुकानदार और ख़रीदारों की बेएहतियाती टिम्बर मार्केट में भी जारी रही। ये अलग बात है कि टिम्बर मार्केट्स शहर की उन मार्केट्स में शामिल है जहां रश नहीं होता। कल हमने जो रुझान देखा है लोगों का कि अवेयरनेस नहीं है, अगर अवेयरनेस है भी तो निगलेंस बहुत है। तो हम ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस वक्त हमारी पब्लिक जो है उसको बड़ा इजी लेके चल रही है, लेकिन हमने अपने तौर पे इजी नहीं लिया है। ऐसी मार्केट्स के ताजिर रहनुमा जहां रवायती तौर पर ही कम ख़रीदार आते हैं, शिकायत कर रहे हैं कि इन मार्केट्स को बंद करना बिल्कुल सही नहीं था। बहुत कम लोगों का ट्रैवल होता है। एक शोरूम वाला बिजनेस हो गए, वो हमारे हो गए, गाड़ियों के शोरूम हो गए, ज्वेलरी के शोरूम हो गए, फर्नीचर हो गए, इनमें हमेशा ही सोशल डिस्टेंस रहता है। तो गवर्नमेंट ने बिला वजह लोगों को बंद कर कर उनके कारोबार को ख़राब किया है। काम कैसा जा रहा है? ये आप ही आए सुबह से और फूल नहीं आया, हमको सारा के दुकानें बंद और घर चले गए। शहर में जायद रश और तंग गलियों वाली मार्केट्स के ताजिर रहनुमा भीड़ रोकने की यकीन दहानी पूरी करने में दूसरे दिन भी नाकाम रहे, जबकि कम रश वाली मार्केट्स के दुकानदार समझते हैं कि हुकूमत आइंदा किसी भी फैसले से पहले रश के हवाले से मुकम्मल तैयारी और डेटा के बाद कोई फैसला ले। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ के लिए कैमरामैन तला खान के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। ये था लॉकडाउन नर्म होने के दूसरे दिन कराची का हाल। लाहौर में क्या रहा, जानिए नवीन अली से।
पंजाब हुकूमत ने पीर से जुमेरात तक सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मुतादिद कारोबार खोलने की इजाजत दे रखी है। मंगल के रोज पीर की निस्बत लाहौर की मार्केटों में ज्यादा रश रहा। शालम मार्केट, माल रोड, हाल रोड, नीला गुंबद, इचरा बाजार, लिबर्टी मार्केट, MM आलम रोड, ऑटो मार्केट्स, मिंट कुमरी रोड और मिकलोर रोड समेत दीगर कारोबारी मराकज में सरगर्मियां अरूज पर रही। अनारकली बाजार में खवातीन और बच्चे भी ईद की खरीदारी करते नजर आए। अनारकली की सूरत हाल कुछ यूँ है कि यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं है और जो एहतियाती तदाबीर है वो ना होने के बराबर है। अनारकली के बाद हम चलते हैं इलामा इकबाल टाउन की क्रीम ब्लॉक मार्केट में। मैं क्रीम ब्लॉक मार्केट में मौजूद हूँ। जो हुकूमत की जानिब से SOPs जारी किए गए हैं उनकी सरेआम जो है खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये सिर्फ मैं बता नहीं रही, मैं आपको दिखा भी रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप ये छोटे छोटे बच्चों को देख लें, इनमें से किसी एक बच्चे ने भी मास्क नहीं पहना। वालिद साहब शॉपिंग कर रहे हैं। सर आपने मास्क क्यों नहीं पहना? आप शॉपिंग मास्क में तो पहना भूल गया था घर से आते। मैंने ऐसे किया हुआ था, अभी उतारा है। अब हम रुक कर रहे हैं गुलबर्ग में वाक़ मोबाइल फोन्स और लैपटॉप की मार्केट हफीज सेंटर का। देखते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। हफीज सेंटर में मौजूद हूँ और हफीज सेंटर के जितने भी गेट्स हैं वहाँ पर टनल्स लगा दिए गए हैं क्लोरीन स्प्रे के, और वहाँ पे बाकायदा तौर पे एक गार्ड मौजूद है। यहाँ पर जितने लोग भी एंटर होंगे इसके लिए शर्त रखी गई है कि कोई शख्स ऐसा दाखिल नहीं होगा जिसने मास्क ना पहना हो। यहाँ पर उन्होंने गार्ड खड़ा किया हुआ है जो कि थर्मल गन के जरिए लोगों का फीवर भी चेक कर रहे हैं। इस पूरी मार्केट के अंदर एक शख्स भी ऐसा नजर नहीं आता जिसने मास्क ना पहना हो। अब हम आपको लिए चलते हैं पंजाब की इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन्स की सबसे बड़ी मार्केट हाल रोड और देखते हैं कि वहाँ किस हद तक कोरोना की हिफाजती इक़दामात पर अमल किया जा रहा है। हाल रोड पे मौजूद हूँ और ये लाहौर की सबसे ज्यादा हजूम वाली मार्केट है और यहाँ पर जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ रश ही दिखाई देता है और सबसे ज्यादा बेहतियाती भी इसी मार्केट में होती है। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? वो बहुत ज्यादा रश में है और कोई हिफाजती फासला नहीं। मास्क मैंने अभी अंदर रखा है। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? बस वैसे ही मुझे पता नहीं चला। लाहौर की बड़ी मार्केटों के सर्वे के दौरान ये बात मुशाहिदे में आई है कि शहरियों और दुकानदारों की अक्सरियत हुकूमती SOPs पर अमल नहीं कर रही। प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के लिए कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। अवाम एहतियात नहीं करेगी तो नुकसान उठाएगी और रश बढ़ रहा है और एहतियात में कमी आ रही है। पेशावर में क्या सूरत हाल रही वो भी हम पेशावर आपको लेके जाएंगे। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सबूही ने पेशावर के मुख्तलिफ बाज़ारों में रिपोर्ट बनाई है, वो देखिए। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर सदर रोड पे। खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से लॉकडाउन में नरमी का आज दूसरा रोज़ है। तमाम जो रोड्स हैं उसमें ट्रैफिक का यही हाल है, ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है और लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेशावर की बाजारों में शहरियों का रश बढ़ गया है। जहां देखो हुजूम ही हुजूम। शहरियों को जल्दी है तो बस ईद की शॉपिंग की। अब हम बात करेंगे पेशावर की शफी मार्केट की, जो कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट है और दूसरे अजला से भी खवातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर शॉपिंग के लिए आती है। शहरी तो जैसे जानबूझकर SOPs की धज्जियां उड़ा रहे हो। बस मैंने तो नहीं पहना है, करने का तो करा हुआ है ना। मास्क तो सुबह से पहना हुआ था जी, अभी थोड़ा सा नमाज पढ़ने का टाइम है तो जरा हुआ अभी निकाल लिया ना। दुकानदार भी परेशान हैं। कहते हैं कि हम तो अमल कर रहे हैं, ग्राहकों को समझाना मुश्किल है। जैसे हमने अपनी हिफाजत की हुई है तो हर एक पर फर्ज बनता है कि वो अपनी हिफाजत करे, लेकिन लोग यहाँ पर समझते ये हैं कि ये वायरस जो है तो ऐसे ही नाम के लिए। हम कह रहे SOPs पहनो, ये पहनो, ग्लव्स पहनो, चीज़ें पहनो, लेकिन नहीं पहन रहे। गोरा बाजार का हाल भी कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं। हर तरफ रश ही रश है। जिला इंतजामिया की कार्रवाइयाँ भी दूसरी तरफ जारी हैं। कोरोना से डरना नहीं है, पेशावर के शहरी इस पर अमल कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर है उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। तमाम शहरी हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के लिए, कैमरामैन तारिक अली के साथ नादिया सबूही, पेशावर। सूरत हाल है और नज़र आ रहा है कि अवाम पासदारी नहीं कर रहे हैं। ताजिर बरादरान की तरफ से भी मायूस कुन सूरत हाल है। मियाँ साहब इकबाल वज़ीर सेहत सनत पंजाब हमारे साथ मौजूद है। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। सिंध की तरफ से तो कहा गया कि जी हम फिर सील करना शुरू कर देंगे, लॉकडाउन दोबारा सख्त हो सकता है। आपकी आज मुलाकात भी हुई है ताजिर बरादरी से, आपकी तरफ से उन्हें क्या पैगाम दिया गया? आपको नज़र आ रहा है पंजाब में पासदारी नहीं हो रही है, रश बढ़ गया है? जब लॉकडाउन उठाया गया तो देखा गया कि वो तंजीमें जो हमारे पास आ रही थी, जिन्होंने आके हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि हम इन SOPs को जो हैं वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया और किसी ने भी ये नहीं किया। और कल आपने देखा कि लाहौर की जो छोटी मार्केटें और बड़ी मार्केटें
उन तमाम के अंदर बेहंगम सा रश था और बच्चे भी उधर थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थी, छोटे बड़े सब ऐसे लग रहा था। आज मैंने एलसीसीए के अंदर भी बात की, ऐसे लग रहा था बाज़ारों के अंदर के जैसे पता नहीं आज ही सारा कुछ हो जाएगा और कल पता नहीं खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या क़यामत आ जानी है कि सारा कुछ कर लें। तो मैंने काफ़ी उनके साथ ये बात की कि मैंने कहा अगर आप हमें उस तरफ पुश कर रहे हैं कि दोबारा लॉकडाउन की तरफ चले जाएं तो ठीक है, फिर ऑप्शन इज़ देयर, हम लॉकडाउन की तरफ वापस चले जाएंगे, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट पे ये सोचा जा रहा है इस वक्त, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ये है कि जो SOPs सूबों के जो हमने उनके साथ तय किए थे और फिर आगे हमने इम्प्लीमेंट करवाने थे, वो ताजर तंजीमों ने किसी किस्म का हमारे साथ तावन नहीं किया। मतलब अब आज भी नहीं अमल हुआ, कल भी नहीं हुआ था, आने वाले कल में कैसे अमल होगा, कुछ तय पाया है? कल से मैंने आज उनको वार्निंग दे दी है तमाम ताजर तंजीमों को कि कल मैं खुद बाज़ारों में जाऊंगा, खुद मैं देखूंगा, खुद SOPs वहाँ पर। सबसे पहली एक बात कि वहाँ पर छोटे बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे बच्चियाँ नहीं आएंगे। नंबर 2 बात, तमाम दुकानदार जो दुकानों में बैठे हैं, कपड़े की दुकानों में या किसी किस्म की दुकानों में, उन्होंने खुद मास्क पहने होंगे, उनका स्टाफ ने पहने होंगे। नंबर 3 कि वहाँ पर जो भी क्योंकि बाज़ार के अंदर एक जगह होती है एंटर होने की, 1 2 3 4 एंट्री पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर उनके बंदे खड़े होंगे जो उनको मास्क भी देंगे और उनको सैनिटाइज़र भी उनको करेंगे, वो भी मुहैया करेंगे। और इसके साथ साथ एक और बात कि हम अपनी टाइगर फोर्स के ज़रिए इंशाल्लाह कल से आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर उनकी ड्यूटियाँ भी लगाएंगे ताकि रज़ाकार भी वहाँ पर खड़े हों और जो वहाँ पर उनका हाथ बटा सके। इसके साथ साथ जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि हम पूल टेस्टिंग बाज़ारों के अंदर और दुकानों के ऊपर करवाएंगे ताकि उसके मुताबिक उन चीज़ों को देख लिया जाए, ताकि अगर हमने देखना है कि जो लोग आ रहे हैं उनकी ट्रांसमिशन से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं निकल रही कि एक बंदे को कोरोना है और वो मार्केट के अंदर फिर रहा है। हम रैंडम उनका वहाँ पर पूल टेस्टिंग करेंगे, दुकानदार भी, उनका स्टाफ भी, और वहाँ पर जो कस्टमर जा रहे हैं उनको भी इस लिहाज से देखेंगे। और बड़ी सख्ती के साथ उनको कहा कि अगर आपने ये इम्प्लीमेंट ना किया तो फिर बात ज़हन में रखें कि हमारे पास नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है, हमें लॉकडाउन करना पड़ा हम लॉकडाउन कर देंगे। मतलब मगर ताजिरों का एक मुतालबा ये है कि आप टाइम बढ़ा दें, रश कम हो जाएगा। वो कहते हैं इफ्तार के बाद भी इजाज़त दे दें तो फिर रश ज़्यादा नहीं होगा। आप समझते हैं दुरुस्त कह रहे हैं ताजिर? ये उनकी तरफ से मुतालबा था आप टाइम बढ़ाएं। टाइम हम किस लिहाज से बढ़ा दें? जब आप पहले ही SOP नहीं उनको पूरा कर रहे तो हम टाइम किस लिहाज से बढ़ा दें? पूरी दुनिया के अंदर कारोबार करने का तरीका सनसेट तक है, वो सारी रात कारोबार नहीं किया जाता। तो यहाँ पर एक ताजर माइंड बन गया है कि जी हमें रात गए तक कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। ऐसी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजाज़त सिर्फ और सिर्फ जो 5 बजे तक बाज़ारों को खोलने की इजाज़त है वही इजाज़त होगी, उसी के अंदर रहकर उन्होंने काम करना है, SOPs को इम्प्लीमेंट करना है। ये उनको मैंने वार्निंग कर दी है कि कल से बाज़ारों के अंदर मैं खुद निकलूंगा, टाइगर फोर्स वहाँ पर होगी, सारी इंतज़ामिया बाज़ारों के अंदर होगी और हम इनको देखेंगे। अगर इन्होंने इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन ना की तो फिर उस बाज़ार को बंद कर दिया जाएगा। सब साथ में आपकी जो मॉल्स के एसोसिएशन है उनसे भी मुलाकात हुई। सिंध में भी बंद है, पूरे मुल्क में बंद है, दुनिया में ज़ाहिर मॉल्स भी खोले गए हैं जहां पर लॉकडाउन ईज डाउन हो रहा है। आपकी मुलाकात हुई है मॉल्स एसोसिएशन के सरबराहों से, वो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जी हम तो दाखिले पर इसके अलावा सही तरीके से SOPs पर फॉलो करा सकते हैं बजाय इन ये जो मार्केट हैं इनके मुकाबले में। आपकी क्या राय है? देखें, मैं तो उनके हक में हूँ। पहली एक बात है, जो बाज़ारों का हाल देखा है उसकी निस्बत अगर मैं मॉल का, शॉपिंग मॉल, जो बड़े शॉपिंग मॉल हैं उनकी मेरे साथ मीटिंग भी हुई है। मेरे साथ परसों वो मीटिंग करके गए हैं, कल मीटिंग करके गए हैं। कल उनके साथ मेरी मंडे को मीटिंग हुई है। उनकी एसोसिएशन मेरे पास आई थी, उन्होंने बड़ी यकीन दहानी के साथ अपने SOPs उन्होंने दिए है। उन्होंने कहा कि हमारे बड़े जो शॉपिंग मॉल है उनके अंदर जो किड्स का प्ले लैंड है हम नहीं खोलेंगे, रेस्टोरेंट वहाँ पे नहीं खोलेंगे, हम किसी किस्म की खाने पीने की एक्टिविटी नहीं करेंगे और वहाँ पर जो गैदरिंग वाली चीज़ है वो नहीं करेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि जो भी बंदा उस शॉपिंग मॉल के अंदर दाखिल हो रहा है उसका मास्क को हम इंश्योर करेंगे। हम वहाँ पर उसकी जो पार्किंग का सिस्टम है उसको देखेंगे कि उसकी तादाद एक ख़ास हद तक होगी है तो उससे आगे नहीं जाने देंगे। आपने देखा होगा कि मेट्रो के अंदर भी इन्होंने इसी तरह इंप्लीमेंट किया है कि जब ज़्यादा लोग 2 से ज़्यादा बंदों को, एक फैमिली के 2 से ज़्यादा बंदों को नहीं जाने देते। तो लिहाजा मैं इनके बारे में तो बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट के साथ, अगर एक बाज़ार खुल गया है
तो शॉपिंग मॉल जो कि बहुत ज़्यादा SOPs को फॉलो करने वाला, तो फिर उसको सजा तो ना दी जाए। आखिर वहाँ पर भी डेली वेजर काम करते हैं, वहाँ पर भी आम आदमी काम करते हैं, वहाँ पर भी सेल्समैन है, बच्चियाँ बच्चे वहाँ पर जाकर अपनी जॉब करते हैं, तो फिर उनको क्यों ना खोलने की इजाज़त दी जाए। तो मैं तो स्ट्रांगली इसको रिकमेंड करूंगा फेडरल गवर्नमेंट को आने वाली मीटिंग के अंदर कि इनके पास तो SOPs को इंप्लीमेंट करने के लिए एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास तो उस प्लाजा के अंदर कोई डिफरेंट ताजर तंजीमें नहीं है जो कि आधी एक साइड पर हो जाती है, आधी एक साइड पर हो जाती है। यहाँ पर तो जो इंतजामात करने वाले हैं वो एक इंतजामिया होती है जो कोई अच्छे अंदाज में उन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा सकती है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर सरहद पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, उसके बाद क्या बोर्ड एग्जाम्स का कोई चांस है, क्या वफाकी हुकूमत सोच रही है? एक बात पाकिस्तान में 9 मई के बाद से लॉकडाउन में तो नरमी कर दी गई है, मगर तालीमी इदारे खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है और छुट्टियों में 15 जुलाई तक तौसी के साथ साथ इम्तिहानात भी मनसूख कर दिए गए, जिसमें 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के बोर्ड के इम्तिहान भी शामिल हैं और तलबा को गुज़िश्ता इम्तिहानात के नताइज की बुनियाद पर अगली क्लासों में भेजने का ऐलान किया गया। मगर इस मामले पर अब कन्फ्यूजन नजर आ रही है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि पहले से 8वीं जमात तक तलबा को प्रमोट करने का मामला स्कूल्स अपने सिस्टम के मुताबिक तय कर लेंगे, मगर 9वीं से लेकर 12वीं जमात तक के तलबा को प्रमोट करने के लिए इम्तिहान में होना लाजमी है, क्योंकि बोर्ड कवानीन में गुंजाइश नहीं है। इसके लिए कानून में तरमीम करना पड़ेगी। अब अहम बात यह है कि पाकिस्तान की तरह भारत में भी कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन लगाया गया तो उस वक्त 12वीं जमात के इम्तिहानात हो रहे थे, जिन्हें मुलतवी कर दिया गया। मगर अब हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान मुलतवी होने वाले पेपर्स 1 जुलाई से 15 जुलाई तक लेने का फैसला किया है, जबकि इस दौरान दिल्ली में 10वीं जमात के तलबा के भी पर्चे लिए जाएंगे जो फसादात के दौरान इम्तिहानात नहीं दे सके थे। क्या मामला होगा? शफकत महमूद साहब वफाकी वज़ीर तालीम हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत महमूद साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो सईद गनी साहब तो कह रहे थे 6 महीने नहीं खुले स्कूल तो ना खुले, साल लग जाए, क्या ये देख रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल खुले ही ना, मगरिब में स्कूल खुलना शुरू हो गए? देखें शाहजेब, ये फैसले तो हमें जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे हम करेंगे और मुतफिका फैसले करेंगे, क्योंकि बच्चों की सेहत हमें सबसे अजीज़ है और उसके लिए हमारी आपस में मुशावरत भी जारी है। 15 जुलाई तक हमने क्लोज किया है, मे बी बाय द एंड ऑफ जून इसको हम दोबारा रिव्यू करेंगे, उस वक्त देखेंगे हालात क्या है। बुनियादी बात यह है कि बच्चों की सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता और इसके लिए हम क्लियर हैं अपने ज़हन में। सब और एग्जाम्स के हवाले से, क्योंकि भारत में भी जो 12वीं जमात के एग्जाम्स है तकरीबन 12 लाख बच्चे वो एग्जाम्स देंगे, जिनके रह गए थे वो मैट्रिक के भी एग्जाम्स देंगे। दुनिया में एग्जाम्स हो भी रहे हैं, स्कूल्स भी खुल रहे हैं। आप एग्जाम्स के हवाले से कुछ सोच रहे हैं? आज सईद गनी साहब ने कहा कि बोर्ड के तो रूल्स में ही नहीं है कि अगली क्लास में प्रमोशन हो जाए बगैर एग्जाम्स के। जी, मुझे पता लगा है कि सईद गनी साहब से भी बात हुई है कि कुछ बोर्ड्स के अंदर जो कोई लीगल इश्यूज है, लेकिन पहले तो हमने आपस में ये फैसला करना है कि देखें कुछ फैसले जो हो गए वो तो बड़े क्लियर हैं। एक ये कि जी स्कूल जो है मुलतवी या स्कूल नहीं होंगे 15 जुलाई तक, ये बात क्लियर है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जितने भी बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं वो नहीं होंगे और बल्कि जो होने वाले थे वो सारे के सारे मनसूख हो गए, मुलतवी नहीं हुए, मनसूख हो गए। उसके बाद फॉर्मूला ये है कि जो पिछली क्लासेस के रिजल्ट्स हैं उनकी बुनियाद पे प्रमोट हो सकते हैं, लेकिन हमने किया ये है कि हमने जो पाकिस्तान में 29 या 30 बोर्ड्स हैं उनके चेयरमैनों को और उनके जो लोग हैं उनको सबको कहा है कि आप बैठ के एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनाएं। और वो उन्होंने जो स्कीम बनाई है सारे बोर्ड सारे सूबों के, और वो स्कीम वो बना रहे हैं, उसमें वो सारी कैटेगरीज को देख रहे हैं। जिन्होंने 9वीं का इम्तिहान नहीं दिया उनका क्या करना है, जिन्होंने 9वीं का दिया है 10वीं का नहीं दिया उनका क्या करना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जिनकी जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनका क्या करना है, जो एक दो सब्जेक्ट्स में फेल हो गए हैं उनका क्या करना है, जो कंपोजिट एग्जाम दे रहे थे उनका क्या करना है। सो कैटेगरीज कोई 7, 8, 9 कैटेगरीज है। तो जो इम्तिहान तो नहीं होगा, लेकिन ये 7, 8, 9 कैटेगरीज के लिए जो फॉर्मूला है वो एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स जो हैं वो बना के बैठ रहे हैं, बैठ के बना रहे हैं। और जुमेरात को
हम इंशाल्लाह सारे सूबों के साथ उस पर मुशावरत करेंगे और उसके बाद उसका फाइनल रिजल्ट जो है अनाउंस कर देंगे। मतलब यानी कुछ भी हो जाए 9वीं से लेके 12वीं के एग्जाम्स नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं, एग्जाम बिल्कुल नहीं होंगे, एग्जाम मनसूख हो गए। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर कहता हूं, एग्जाम्स नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब, वफाकी वज़ीर तालीम हमारे साथ मौजूद थे। एग्जाम्स नहीं होंगे, एग्जाम्स मनसूख हो चुके हैं, उनका कहना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।